हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रसून बाबा आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 3, जिसके अंतर्गत हमने अभी प्राकृतिक चिकित्सा को देख लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा मालिश थेरेपी। मालिश थेरेपी क्या है? यह भी क्या है, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा के एक भाग है। मालिश क्या होता है? शरीर पर भिन्न प्रकार के तेलों के द्वारा जब उन्हें शरीर पर लगाया जाता है और उन्हें ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मालिश कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि मालिश क्या है। शरीर पर भिन्न प्रकार के तेल अथवा कोई भी आपका द्रव पदार्थ हो, उसको लगाकर भिन्न प्रकार की क्या की उत्पन्न की जाती हैं? ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है? मालिश कहा जाता है। जब इस प्रक्रिया का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रोग, भिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मालिश थेरेपी कहा जाता है। मालिश भी प्राकृतिक चिकित्सा का और काफी अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक साधन है। मालिश में शरीर पर दबाव के साथ संचरित, असंचरित, स्थिर या गतिमान तनाव, गति या कंपन के साथ हाथों से या यांत्रिक जरिए से छेड़छाड़ शामिल होती है। अथवा इसमें हमने पहले क्या देखा है? मालिश की परिभाषा देखी है। फिर मालिश थेरेपी क्या है उसके लिए समझा है कि शरीर पर भिन्न प्रकार की तेल अथवा द्रव पदार्थ को लगाकर ऊष्मा उत्पन्न करके रोग मुक्ति की अवधारणा को आत्मसात किया जाता है। उसे मालिश थेरेपी कहा जाता है। अब इसके घटक क्या हैं उनके लिए हम देखेंगे। तो हमने क्या देखा है? शरीर पर दबाव के साथ क्या करना चाहिए? संचरित, असंचरित, स्थिर, गतिमान, गत कंपन के साथ हाथों से या यांत्रिक जरिए से क्या किया जाता है? शरीर पर विभिन्न प्रकार के दबाव उत्पन्न किए जाते हैं। क्लियर? लक्षित ऊतकों में, लक्षित ऊतक मीन्स जहां पर हमें मालिश करना है उन प्रकार, उन टिश्यू में, मांसपेशियों में, टेंडन में, लिगामेंट में, त्वचा, जोड़ या अन्य संयोजी ऊतकों से साथ साथ लसिका वाहिकाएं शामिल हो सकती हैं। ये कहाँ पर की जाती है? जिन ऊतकों में हमारी कमजोरी आ रही है, या जिन ऊतकों में भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए हैं, या जो ऊतक भिन्न प्रकार के रोगों से प्रभावित हो गए हैं, उनको इसमें टारगेट किया जाता है, या उन टिश्यू को इनमें टारगेट किया जाता है, उन मांसपेशियों को टारगेट किया जाता है, लिगामेंट को, टेंडन को टारगेट किया जाता है। तो इस प्रकार के भिन्न प्रकार के शरीर के जो अंग हैं उन्हें इसमें टारगेट किया जाता है। मालिश हाथ का किया जा सकता है, उंगलियों, कोहनियों, घुटनों, बाहें की कलाइयों और पैर के साथ साथ की जा सकती है। मालिश शरीर के भिन्न प्रकार के अंगों या भिन्न अंगों पर की जा सकती है। इसके बाद हम आगे देखें, लगभग 80 से अधिक भिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त मालिश के साधन हैं। तो कभी भी आ जाए कि मालिश के साधन बताइए, तो हमारे पास कितने हैं? लगभग 80 से अधिक अधिक या 80+ हमारे पास मालिश के क्या है? साधन हैं। यह रक्त परिसंचरण में क्या करता है? सुधार करता है और शरीर के अंगों को मजबूत बनाने का काम करती है। तो मालिश के हम जब लाभ लिखेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे? यह रक्त परिसंचरण में हमारी सहायता करता है और शरीर में जो आपके अंगों को मजबूत बनाने का यह कार्य करती है। सर्दियों में मौसम में पूरे शरीर की मालिश के बाद सूर्य स्नान अच्छी तरह से स्वास्थ्य और शक्ति संरक्षण के अभ्यास के रूप में किया जाना चाहिए। यह सभी के लिए फायदेमंद होता है। जब हमने सूर्य स्नान या सन बाथ देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि सन बाथ करने के पहले हमें मालिश थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जब हम देख रहे हैं मालिश थेरेपी, इसमें भी हम क्या कह सकते हैं, जब हम सन बाथ करते हैं उसके पहले हमें क्या आवश्यक होता है? मालिश थेरेपी की आवश्यकता होती है। यह मालिश सूरज की किरणों में चिकित्सा की संयुक्त लाभ प्रदान करता है। जब मालिश होती है हमारे शरीर पर, उसके बाद हम सन बाथ करते हैं, तो यह हमारे शरीर पर क्या करता है? 2 गुना लाभ देता है। क्लियर? बीमारी की स्थिति में आवश्यक उपचारात्मक प्रभाव मालिश की विशिष्ट तकनीक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो मीन्स जब बीमार हो जाते हैं
तो मीन्स जो प्रभाव या लाभदायक प्रभाव किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, मालिश के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मालिश उनके लिए एक विकल्प है जो व्यायाम नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा जो आपके आंसर को क्या बनाएगा, विशेष बनाएगा कि मालिश किन लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। तो मालिश उन लोगों के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है जो व्यायाम नहीं कर सकते हैं। व्यायाम के प्रभाव मालिश से प्राप्त किए जा सकते हैं। जो लाभ हमें हमारे शरीर में व्यायाम से प्राप्त होता है वही लाभ हमें मालिश से प्राप्त हो सकता है। सरसों तेल, तिल का तेल, नारियल तेल, जैतून का तेल, खुशबूदार तेल आदि भिन्न प्रकार के तेलों का स्नेहक के रूप में किस प्रयोग किया जाता है, और ये क्या देते हैं, हमारे शरीर को उपचारात्मक प्रभाव देते हैं। क्लियर। इसके बाद यदि हम आए मालिश थेरेपी में, तो ज्यादातर बीमारियों में उपयोगी मालिश का दूसरा रूप क्या है, कंपन युक्त मालिश है, पाउडर मालिश है, जल मालिश है, सूखी मालिश है, नीम के पत्तों का पाउडर, गुलाब की पंखुड़ियों का भी मालिश इसमें स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मालिश थेरेपी में अपन ने क्या देखा था, भिन्न प्रकार के द्रव अथवा कोई सूखा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। द्रव में अपन लिख देंगे भिन्न प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल है, जिसमें आपके जैतून का तेल है, आपके भिन्न प्रकार की पंखुड़ियों से निकाला गया ऑयल हो जाएगा। इसके अलावा सूखे पदार्थ में हमने क्या देखा है, आपके नीम के पत्तों का पाउडर, गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, उसमें प्रयोग किए जाने वाले स्नेहक के प्रकार हो जाएंगे। क्लियर। मालिश के शारीरिक प्रभाव, मालिश के पर ऐसा आ जाए कि मालिश थेरेपी का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम देखेंगे पहला है आपका रिफ्लेक्स प्रभाव, तंत्र का तंत्र द्वारा मध्यस्थता की गई प्रतिक्रियाएं। पहला अपन ने क्या देखा है, इसमें रिफ्लेक्स प्रभाव देखेंगे। इसके अंतर्गत रिफ्लेक्स प्रभाव क्या होता है, आपका जो तंत्र का तंत्र रहता है मानव शरीर का, इसके द्वारा मध्यस्थता या इसके द्वारा जो मीडिएटरी के रूप में जो भूमिका निभाई जाती है, उसके द्वारा क्या प्रभाव डाला जाता है। पहला है आपका धमनियों का वेसोडाइलेशन या व्यास में वृद्धि। मालिश के द्वारा क्या रहती है, जैसे आपकी धमनियां इस प्रकार की रहती हैं, धमनियों से क्या रहता है, आपकी ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन होता है। धमनियों के जब व्यास में, जब धमनियों को अपन ऊपरी सिरा देखेंगे तो क्या रहेगा, इस प्रकार का रहेगा। ये क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर या व्यास हो जाएगा। जब इसमें वृद्धि हो जाएगी तो धमनी का आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब धमनियों का आकार बड़ा हो जाएगा तो इसमें से क्या रहेगा, आपका रक्त का प्रभाव सुचारू रूप से हो जाएगा। तो इसका एक लाभ या प्रभाव क्या हो जाएगा, यह धमनियों का वेसोडाइलेशन करता है या धमनियों के व्यास में वृद्धि करता है। क्लियर। दूसरा है क्रमांकुचन की उत्तेजना या पाचन में मदद करता है। पहला क्या है, धमनियों का वेसोडाइलेशन। दूसरा है क्या है, आपका क्रमांकुचन की उत्तेजना। दूसरा क्या है, आपका मांसपेशियों की टोन में वृद्धि या कमी। जो मांसपेशियां रहती हैं उनको आकार में वृद्धि या कमी किसके द्वारा की जा सकती है, इसके द्वारा की जा सकती है। तीसरा क्या हो जाएगा, उदर गुहा में अंगों की गतिविधि बढ़ जाती है। जो हमारी उदर गुहा रहती है या हमारे पेट का ऊपरी भाग होता है या पेट का जो अंतिम भाग होता है सामान्यतः, और गुहा का जो ऊपरी भाग होता है उसकी गतिविधि में वृद्धि हो जाती है और हमारी पाचन क्रियाएं कैसी चलती हैं, ठीक तरीके से चलती हैं। ढीलेपन की प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है। ढीलेपन की प्रतिक्रिया आरंभ मतलब जब हमारा शरीर अत्यंत कठोर या जटिल हो जाता है उस समय हमारे शरीर में क्या होती है, जोड़ों में दर्द उत्पन्न होने लगता है। उस जोड़ों को कम करने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें रिलैक्स किया जाता है या उन्हें ढीला किया जाता है। तो ढीलेपन की प्रतिक्रिया उत्पन्न प्रारंभ कहाँ होती, किसके द्वारा होती है, आपकी मालिश थेरेपी के द्वारा होती है। इसके बाद आ जाएंगे मांसपेशियों का सुखदायक या उत्तेजक प्रभाव। मांसपेशियों पर सुखदायक उत्तेजक प्रभाव कैसे, जब किसी को आपने देखा होगा कि लकवा नामक बीमारी हो जाती है या पैरालिसिस हो जाता है, तो उसका मानव शरीर का कोई एक भाग या संपूर्ण शरीर कैसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो उसमें उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपकी मालिश थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। हृदय को उत्तेजित करती है तथा शक्ति और संकुचन की दर को बढ़ाती हैं। जब आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसकी हृदय की गति क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। उस प्रभावित गति को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपकी
मालिश थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जब किसी को हार्ट अटैक आते हैं तो अपन उनकी हथेलियों को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, उनके सीने को इस प्रकार से रगड़ते हैं। यह भी क्या है आपका एक प्रकार का मालिश पद्धति का या मालिश थेरेपी का एक प्रकार है। प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को बढ़ाती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यूनिटी लेवल, या हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों से रक्षा करने में यह मदद करती हैं। क्लियर। उसके बाद हो जाएगा शरापरक वापसी में वृद्धि। ये शरापरक वापसी क्या हो जाएगी आपकी रक्त के संचरण से संबंधित ही रहती है। उसके बाद आ जाइए लसिका प्रभाव। लसिका जल निकासी में वृद्धि रहती है। हम लसिका क्या रहती है, जो हमारे शरीर में हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डियों के बीच में व्हाइट कलर का या सफेद रंग का एक प्रकार का द्रव प्रभावित होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे लसिका द्रव कहा जाता है। उस लसिका जल निकासी में वृद्धि किसके द्वारा की जाती है, हमारी मालिश पद्धति के द्वारा की जाती है। संचार दक्षता। संचार दक्षता मतलब एक दूसरे से बात करने की क्षमता में इसमें वृद्धि होती है। श्लेष्म में ढीला होना या श्वसन प्रणाली में यह वृद्धि करती है, या श्वसन प्रणाली को क्या करती है, संतुलित इसके द्वारा किया जाता है। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा अगला प्रभाव या लाभ क्या है, संलग्नता टूटना या तंतुमयता। संलग्नता टूटना मतलब क्या है, जब हमारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और उनमें क्या रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपकी मालिश पद्धति का प्रयोग किया जाता है। छोटी मांसपेशियों के लिए खिंचाव, मांसपेशियों के रेशे ढीले हो जाते हैं। उसके बाद मांसपेशियों के तापमान में वृद्धि हो जाती है। अगला हो जाएगा आपका स्थानीय स्तर पर चयापचय दर में वृद्धि या गैसीय विनिमय होने लगता है। ये आपका वही हो जाएगा, पेट संबंधी बीमारियों के निदान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। निशान के ऊतक खींचता है यह। इसके बाद आ जाएंगी मांसपेशियों की टोन में कमी, मांसपेशियों की टोन में वृद्धि है, हम देख ही चुके हैं। उसके बाद जोड़ों की उचित यांत्रिक बायोमैकेनिकल की बहाली। मीन्स जोड़ों की उचित यांत्रिकी या जोड़ रहते हैं जो हमारे शरीर के भिन्न जैसे कोहनी हो जाती हैं, इनको भिन्न प्रकार से संतुलित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, आपकी मालिश पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मांसपेशियों का संतुलन का उन्मूलन करती है, या मांसपेशियों को संतुलित करने में यह सहायता करती है। कमजोर मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी यह सहायता करती है। क्लियर है आपके लिए। उसके बाद हमारी ये क्या हो गई है, आपकी मालिश पद्धति पूरी हो गई है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको सिनॉप्सिस के रूप में। अपन ने क्या देखा है, मालिश पद्धति। सबसे पहले यहाँ मालिश क्या है, तो मालिश हमने क्या देखा था आपका, मालिश में मानव शरीर पर विभिन्न प्रकार के तेल, द्रव अथवा सूखा स्नेहक का प्रयोग कर ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, आपका मालिश कहलाता है। मानव शरीर है, मानव शरीर पर तेल, द्रव अथवा सूखे स्नेहक का प्रयोग कर ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करना क्या कहलाता है, आपका मालिश कहलाता है। ठीक है। जब इस मालिश का प्रयोग किसके लिए, रोग उपचार के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, आपकी मालिश पद्धति कहा जाता है। क्लियर है आपके लिए मालिश पद्धति। क्लियर। अब उसके बाद हमने क्या देखे, इसके घटक। घटक को आपको दो भागों में बांटना है, ठोस घटक, दूसरा हो जाएगा आपका द्रव घटक। ठोस घटक में क्या हो जाते हैं, भिन्न प्रकार के आपके पाउडर हो जाएंगी। पाउडर के कौन से हो जाएंगे, आपके नीम की पत्तियों के पाउडर, गुलाब के फूल के पाउडर, इस प्रकार के पाउडर हो जाते हैं। द्रव के रूप में क्या हो जाते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के तेल, जल और अन्न।
तेल में आपके भिन्न प्रकार के सरसों का तेल, तिल का तेल, जैतून का तेल आ जाएगा। जल में आपका ठंडा जल आ जाएगा, गर्म जल आ जाएगा। और अन्न में आपके हो जाएंगे आपके भिन्न प्रकार के केमिकल्स या रसायन। क्लियर? तो ये आपकी मालिश पद्धति के घटक हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे इनका लाभ क्या है। इनके लाभ क्या हैं, तो आप इनके लाभ को 2 3 4 5 6 7 मानसिक तनाव मुक्त हो जाएंगे। क्लियर? दूसरा, मांसपेशियां संतुलित हो जाएंगी। लिगामेंट एवं टेंडन स्थिर हो जाएंगे। जोड़ों का दर्द कम होगा। लकवा जैसी बीमारियों में लाभदायक। शरीर में उत्तेजना उत्पन्न करने में यह सहायक होगी। हाथ व पैर के दर्द कम करने में भी मालिश पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके लाभ हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपकी मालिश पद्धति हो गई है। अगली हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में आपका आएगा एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर को आपको नाम से समझना है। लास्ट वाला आपको शब्द देखना है। लास्ट एक आपका शब्द क्या है? एक्यूप्रेशर। आपको उठाना है यहां से क्या? प्रेशर। एक शब्द और मिलेगा आपको, यहीं समझ लीजिए, एक्यू पंचर। यहां से उठाना है आपको पंचर। ठीक है? यहां से उठाएंगे अपन प्रेशर। जब हम किसी भी, आपने बचपन में अभी कभी किसी साइकिल को पंचर किया हो तो आपने देखा होगा कि अपन पंचर करने के लिए किस प्रकार का किसका यूज करेंगे? नुकीली चीज का यूज करेंगे। बस यही आपका रहेगा। इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? नुकीले वस्तु का प्रयोग किया जाएगा। प्रेशर में किसका प्रयोग किया जाएगा? आपके जो नुकीली नहीं हो, बिना नुकीली वस्तु का प्रयोग किया जाएगा। अभी आप इतना ही समझिए। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको आगे देख रहे हैं। एक्यूप्रेशर उपचार की एक प्राचीन चिकित्सा कला है जिसमें शरीर की प्राकृतिक आत्मोपचारात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उंगलियों या किसी भी गैर नोकदार वस्तु से त्वचा की सतह पर लयदार तरीके से किसी विशिष्ट बिंदुओं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एक्यू बिंदु कहा जाता है, पर दबाव किया जाता है। एक्यूप्रेशर में क्या किया जाता है? दबाव किया जाता है। जब इन बिंदुओं को दबाया जाता है तो मांसपेशियों का खिंचाव कम करते हैं और ठीक होने में सहायता के लिए रक्त संचार व शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं। आप इसमें केवल इतना समझ लीजिए, एक्यूप्रेशर मीन्स एक्यू बिंदु होते हैं शरीर में प्लस प्रेशर। जब इन एक्यू बिंदु को क्या किया जाता है? प्रेशराइज किया जाता है। उनसे क्या होता है? उपचार होता है। यही क्या है? आपकी एक्यूप्रेशर है। एक बार आप फिर से समझिएगा, एक्यूप्रेशर क्या है आपका? एक्यूप्रेशर उपचार की प्राचीन चिकित्सा कला है। ठीक है? जिसमें शरीर की प्राकृतिक आत्मोपचारात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जो हमारे शरीर में ही उपचारात्मक क्षमता हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उंगलियों या किसी भी नोकदार, गैर नोकदार वस्तु से बढ़ाने के लिए किसका? उंगलियों का प्रयोग किया जाएगा या किसी भी गैर नोकदार वस्तु का प्रयोग त्वचा की सतह पर लयदार तरीके से विशेष बिंदुओं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एक्यू बिंदु कहा जाता है, उन पर दबाव डाल के किया जाता है। एक्यू बिंदु क्या कहलाते हैं? ऊर्जा संग्राहक बिंदु कहलाते हैं। जब इन बिंदुओं को दबाया जाता है तो वे मांसपेशियों या खिंचाव को कम करते हैं और क्या करते हैं? ठीक होने में सहायता करने के लिए रक्त संचार व शरीर शक्ति को बढ़ावा देते हैं। ये क्या हो जाएगी? आपकी एक्यूप्रेशर हो जाएगी। अब समझिए एक्यूपंचर। सेम एक्यूपंचर होता है, लेकिन इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नोकदार वस्तु का प्रयोग किया जाता है। एक्यूपंचर शरीर के विशिष्ट बिंदु पर बारीक सुइयां चुभोकर या
उन्हें सुइयां चुभोकर या सुई को वहां पर हिलाकर दर्द से राहत देने की प्रक्रिया या उपचारात्मक उद्देश्यों की एक प्रक्रिया है। शब्द एक्यूपंक्चर लैटिन भाषा के एकस अर्थात सुई, पंगेरी अर्थात चुभोना से बना हुआ है। ये क्या हो जाएगा आपका एक्यूपंक्चर हो जाएगा। तो आपने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर को केवल इतना समझना है, इनमें किन का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा है कि एक्यूपंक्चर में किसका प्रयोग किया जाता है, नोकदार वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। और शरीर के जो एक्यू बिंदु होते हैं, एक्यू बिंदु वे बिंदु होते हैं जहां पर भिन्न प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है, और इस ऊर्जा को क्या किया जाता है, सक्रिय किया जाता है चुभोकर या एक्यूप्रेशर में उसे दबाकर। जब ये ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो भिन्न प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। क्लियर। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक चिकित्सा में रंग चिकित्सा। तो रंग चिकित्सा क्या है, पहले इसे आप समझिएगा। रंग चिकित्सा, सूरज की किरणों में 7 रंगों में भिन्न उपचारात्मक प्रभाव होते हैं। ये रंग कौन कौन से हैं, बैगनी है, इंडिगो है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी और लाल है। इंग्लिश वाले इसे बिबिग्योर से याद करते हैं, हिंदी वाले से बेजानी हपीनाला से याद करते हैं। वैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग हैं। ये 7 रंग हैं, स्वस्थ रहने और भिन्न रोगों के उपचार के लिए ये रंग प्रभावी ढंग से काम करते हैं। निर्दिष्ट समय के लिए रंगीन बोतलों और रंगीन गिलासों में धूप में रखे पानी और तेल को रंग थेरेपी द्वारा भिन्न विकारों के इलाज के लिए उपकरणों के रूप में उपयोग किया जाता है। रंग थेरेपी के सरल तरीके से स्वस्थ होने की प्राकृतिक प्रक्रिया बहुत प्रभावी ढंग से मददगार होती है। कुछ नहीं समझिए आप, इसको सिनॉप्सिस से जो हम बता रहे हैं वो समझ लीजिएगा। चलो, ये क्या है आपका, सूरज है। प्रकाश आ रहा है, कितने रंग हैं इसमें, 7 रंग हैं। क्लियर। कितने रंग हैं इसमें, आपके 7 कलर हैं। कौन कौन से हैं आपके, बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। एक हुई मानव है। इसके समझिए, हाथ की आपको थेरेपी करनी है, उसके लिए आवश्यक है हरे रंग के किसी दवाई की या हरे रंग की औषधि की। इस बॉटल को अपन कैसा कर देंगे फिर, ग्रीन कर दूं। क्लियर। इसको अपन ने कैसा कर दिया, ग्रीन कलर से पेंट कर दिया। क्लियर। इसके अंदर फिर अपन क्या भर देंगे, एक प्रकार का द्रव भर देंगे या औषधि रसायन भर देंगे। आपने औषधि रसायन भर दिया है। उसके बाद इसको कहाँ रख देंगे, अपन ने सूर्य के प्रकाश में रख दिया। तो ये क्या करेगा, हरे रंग को इसने क्या कर लिया, अवशोषित नहीं, हरे रंग को ये क्या करेगा आपका, अवशोषित करेगा। बाकी सभी रंग को क्या कर देगा, यह परावर्तित कर देगा। इसमें किस प्रकार के गुण आ जाएंगे, उस हरे रंग के गुण आ जाएंगे। यही क्या हो जाएगी आपकी, और इसका प्रयोग किसके लिए कर देंगे, जो ये व्यक्ति है इसके उपचार के लिए कर देंगे। यही क्या हो जाएगी आपकी प्रकाश रसायन हो जाएगा। या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, आपका रंग चिकित्सा हो जाएगा या कलर थेरेपी हो जाएगी। अब समझिएगा कि आपका यहाँ लिखा क्या है। सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं जिनमें भिन्न प्रकार के उपचारात्मक प्रभाव होते हैं। ठीक है।
बैगनी रंग का अपना उपचारात्मक प्रभाव हुआ, इंडिगो का अपना होगा, ब्लू का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, येलो का अलग होगा, ऑरेंज का अलग होगा और आपके रेड का अलग होगा। स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न रोगों के उपचारों के रंग प्रभावी ढंग से काम करते हैं। जब व्यक्ति को स्वस्थ रहना होता है तो ये रंग क्या करते हैं, प्रभावी ढंग से काम करते हैं व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए। निर्दिष्ट समय के लिए रंगीन बोतलों या रंगीन गिलासों में धूप में रखे पानी और तेल को रंग थेरेपी द्वारा भिन्न प्रकार के विकारों के इलाज के लिए उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन्हें क्या कर दिया जाता है, रंग बिरंगी बोतलें रहती है उनमें क्या रहेगा, आपका जल रहेगा या भिन्न प्रकार का द्रव पदार्थ रहेगा, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, उपचार के लिए किया जाएगा। इलाज के लिए उपकरणों के रूप में उपयोग किया जाता है। रंग थेरेपी के सरल तरीके स्वस्थ होने की प्रक्रिया बहुत प्रभावी ढंग से मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत प्रभावी ढंग से हमारे शरीर को स्वस्थ होने में मदद करते हैं। क्लियर है आप लोगों के लिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, प्राकृतिक चिकित्सा में वायु उपचार रहेगा। तो वायु उपचार क्या होता है, आपका ताजा हवा अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। वायु स्नान के माध्यम से वायु चिकित्सा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति दैनिक 20 मिनट या यदि संभव हो तो उससे अधिक समय के लिए वायु स्नान करना चाहिए। यह अधिक फायदेमंद है जब सुबह की ठंडी रगड़ और व्यायाम के साथ संयुक्त रूप से किया जाए। यह कब आपका लाभदायक हो जाएगा वायु स्नान, यह सुबह के समय आपका अधिक लाभदायक हो जाता है। सुबह के समय कब, जब आपको क्या रहे, सुबह की ठंडी रगड़दार हवा हो और आप व्यायाम कर रहे हो तो यह लाभदायक होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को रोजाना कपड़े उतारकर या हल्के कपड़े पहनकर एकांत युक्त साफ स्थान पर चलना चाहिए जहां पर्याप्त ताजा हवा उपलब्ध हो। एक अन्य वैकल्पिक विधि है जो छतविहीन लेकिन दीवारों की तरह शटर से घिरे कमरे में, ताकि वायु प्रवाह उन्मुक्त हो सके लेकिन अंदरूनी दृश्य किसी को दिखाई ना दे। इसमें क्या रहता है, व्यक्तियों नग्न अवस्था में घूमना पड़ता है। जब व्यक्ति नग्न अवस्था में घूमे तो क्या रहता है, चारों तरफ से एक कमरा रहता है जो ऊपर इसमें छत नहीं होती है, वहां पर यह प्रक्रिया की जा सकती है। मुख्यतः वायु स्नान क्या है, सुबह से ताजी व्यायाम के बाद व्यक्ति को 20 मिनट खुली वायु में घूमना चाहिए। उसे इस समय हल्के कपड़े धारण करना चाहिए या कपड़े धारण नहीं करना चाहिए। जब कपड़े धारण नहीं करेगा तो बाहर घूमना उचित नहीं माना जाएगा। इसलिए व्यक्ति को किसी इस प्रकार के कमरे का प्रयोग करना चाहिए या ऐसी संरचना का प्रयोग करना चाहिए जो चारों तरफ से तो बंद हो लेकिन ऊपर से वह खुली हुई हो। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी वायु स्नान के लिए उपयुक्त साधन हो जाएगा। आपका वायु स्नान भी आ जाए। यदि आपको प्राकृतिक चिकित्सा में क्या, आपको सेक्टर खोलने पड़ेंगे, जल चिकित्सा, मालिश चिकित्सा, वायु चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, जो अभी हम बता रहे हैं ये आपको भी कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। इसलिए इसको समझिएगा और इसकी सिनॉप्सिस बना लीजिएगा। प्रत्येक जो आप थेरेपी पढ़ रहे हैं उसके केवल आपको 5 पॉइंट याद करिएगा और 5 पॉइंट को बिल्कुल कंठस्थ करना है आपको। देखो मेंस में 2 चीजें हैं, आपको एक समझना है, दूसरा याद करना है। जो समझने वाला पार्ट है तो उसका चिकित्सीय भाग है वो समझने वाला है, लेकिन जो उसके छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी रहती है उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने उत्तर में स्पष्ट टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं करोगे या उचित टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपके उत्तरों में निखार नहीं आएगा। उसके बाद आ जाइए, हमारा अगला टॉपिक है धूप सेवन, जो हमारे सिलेबस में भी ऐड हुआ है, या सनबाथ। इसे क्या और क्या कहा जाता है, आपका सूर्य स्नान भी कहा जाता है। चलो भाई, सूर्य स्नान, सूर्य स्नान को धूप स्नान भी कहते हैं। भारत में तो कम, विदेशों में यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय है।
संवाद क्या है, भारत में एक कम प्रचलित चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, आपकी भारत से ही उत्पत्ति मानी जाती है। यह विदेशों में अत्यधिक प्रचलित प्रणाली है। थोड़ी देर सुबह की धूप में बैठने से आपको कई सेहत लाभ प्राप्त होते हैं। सूर्य की किरणें हमारी नाड़ी तंत्र को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्लियर। तो संवाद का लाभ क्या हो जाएगा, या संवाद क्या है, अपन को थोड़ी देर धूप में बैठने से क्या होते हैं, कई आपको सेहत लाभ प्राप्त होते हैं। जिससे क्या होती है, आपकी सूर्य की किरणें हमारे नाड़ी तंत्र को क्या कर देती हैं, और अधिक मजबूत कर देती हैं, और हमारे लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके बाद हम देखें इसे कैसे करें। यदि आप सूर्य स्नान कर रहे हैं तो आपका सिर कैसा होना चाहिए, छांव में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सूर्य स्नान या धूप में बैठे हैं तो जाके दिन भर धूप में बैठ गए, अब वहां पता चला आपका शरीर तो मजबूत हो गया लेकिन सर दर्द होने लगा, आपको उल्टी होने लगी। इस प्रकार की चीजें नहीं करनी है। इसलिए हमारा सिर कैसा होना चाहिए, छांव में होना चाहिए। आप चाहे तो इसे ढक भी सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि सूर्य स्नान करते समय सूर्य की किरणें सीधे सीधे सिर पर नहीं पड़नी चाहिए, तो इसे क्या हो जाएगी, इसकी यह एक सावधानी हो जाएगी। इस दौरान सूर्य की किरणों को आत्मसात करने का समय ठंडी या पहाड़ी इलाकों में पूरे दिन किसी भी समय हो सकता है। अन्य जगहों पर जहाँ बहुत गर्मी रहती है वह सूर्य स्नान सूर्योदय के समय किया जाना बेहतर होता है। इस वक्त सूर्य की किरणें गर्मी सहनीय होती है और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचती है। इसलिए हमें सूर्य समय कब करना चाहिए, सूर्य स्नान कब करना चाहिए, या सन बाथिंग कब करनी चाहिए, हमें सुबह के समय करनी चाहिए, या पहाड़ी इलाकों में दिन के समय भी आप कर सकते हो। सूर्य स्नान के बाद थोड़ी देर में छांव में टहलना या फिर पानी से स्नान करना सही माना जाता है। इसे आप 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। शुरुआत 10 मिनट से करें तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि आपने पहले दिन ही गए और आधे घंटे जाके धूप में बैठ गए। ऐसे करने से क्या होगा, हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। बाद में उसको क्या करना है, आपका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ाना है। सूर्य स्नान लेते वक्त आप चाहें तो शरीर की मालिश भी कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन सूर्य की किरणें नीचे सरसों के तेल से पूरे शरीर की मालिश करनी चाहिए। क्लियर। अब सप्ताह में हमें एक दिन क्या करना चाहिए, सूर्य स्नान करना चाहिए, और उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, आपका मालिश करना भी जरूरी है। क्लियर। मालिश कैसे करना है तो हम आपको मालिश पद्धति में बता चुके हैं। उसके बाद सूर्य स्नान के फायदे क्या हैं। यह कैल्शियम का बड़ा स्रोत होता है और हड्डियों को मजबूत करने में हमारी मदद करता है। क्लियर। बढ़ती उम्र में सूरज की रोशनियां शरीर की हड्डियों को मजबूत करती हैं। रक्तचाप सामान्य रहता है, या ब्लड प्रेशर यह सामान्य रखता है। तो आपको एक पॉइंट आपको यहाँ से ये मिल गया कि हमारे शरीर में कैल्शियम का स्रोत होता है और हड्डियों को मजबूत करता है। दूसरा क्या हो जाता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करता है, अर्थात 120 और 80 आपका करेगा। चर्म रोग, तीसरा पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। चर्म रोग एवं गठिया रोग से यह लाभ मिलता है। शरीर को आवश्यक कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्त इसके द्वारा होता है। क्लियर। आपको 3 पॉइंट वहां से मिल गए थे। चौथा हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, सुबह के समय सूर्य की किरणें स्नान करने से न केवल विटामिन डी का स्तर बढ़ता है बल्कि वजन भी संतुलित रहता है। इस दौरान मालिश करने से शरीर में स्फूर्ति आती है और हम कैसा ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो चौथा पॉइंट आपका ये हो गया है, और 5वां पॉइंट आपका इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर आपको इसको हेडिंग में डिवाइड कर सकते हो, एक हेडिंग के अंदर 2-3 सब हेडिंगों के रूप में भी आप इसे लिख सकते हो। गुनगुनी धूप त्वचा पर पड़ती है तो इससे उच्च रक्तचाप कम होता है। दिल का दौरा, स्ट्रोक का खतरा भी नहीं रहता है। तो हृदय संबंधी उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नियमित रूप से संवाद करते हैं तो इससे न सिर्फ दांत मजबूत रहेंगे बल्कि बालों की ग्रोथ भी अच्छी तरह से होती है। गर्भवती महिलाएं नियमित रूप से संवाद लें तो शारीरिक थकान, पीठ में दर्द की समस्याओं से उन्हें राहत मिलेगी। इसके साथ साथ उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह भी मजबूत होगा और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वह भी संतुलित हो जाएगा। क्लियर। संवाद में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो हमारी यदि मौसम ज़्यादा गर्म है तो सुबह जल्दी जागकर हमें सूर्य स्नान करना है। क्लियर। उसके बाद सूर्य के सामने बैठने पर चक्कर महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करना है।
तीसरे नंबर पर हो जाएगा बिना संरक्षण के या बिना किसी डॉक्टर की सहायता के लिए हमें यह, या बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बिना हमें इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं करनी है। लंबे समय के लिए इसे करें तो टोपी, धूप या चश्मे या हल्के रंग के कपड़े जरूर पहनना चाहिए। त्वचा संवेदनशील हो या धूप में एलर्जी होने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, बेहतर होगा कि आप इसे ना ही करें। यदि हमारे शरीर में क्या है, एलर्जी प्रॉब्लम है या हमारी त्वचा में एलर्जी प्रॉब्लम है तो हमें इस प्रकार की प्रक्रियाओं को नहीं करना चाहिए। तो आपका ये क्या हो गया है, आपका संवाद वाला टॉपिक भी हो गया है। क्लियर? तो अपन ने संवाद को एक बार फिर से देखेंगे कि अपन ने क्या क्या देखा है। पहले नंबर संवाद क्या है, तो संवाद भारत में उत्पन्न एक चिकित्सा की एक प्रणाली है, या भारत में प्रारंभ, सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ की गई एक चिकित्सा की प्रणाली है, जिसका वर्तमान में प्रयोग कहाँ हो रहा है, आपके विदेशों में इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जा रहा है। क्लियर? इसके बाद हम देखें कि इसके एक अपन ने क्या देखा, इसका इंट्रो देखा है कि यह क्या है। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य स्नान आपको कब करना है या कैसे करना है, तो आपको इसको करते समय क्या सावधानियां रखनी है, इसके क्या लाभ हैं, इन सबको देखा है अपन ने। कैसे करें, तो हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि हमारा जो सिर है वह ढका रहे, चेहरे को ढक लें या वह धूप में ना रहें। यदि आप पहाड़ी इलाकों पर रह रहे हैं तो आप दिन में भी कर सकते हैं, यदि आप मैदानी इलाकों में रह रहे हैं तो इसे सुबह के समय करना है। इसे करते समय हमें सबसे पहले शरीर पर क्या करना है, मालिश कर लेनी है। मालिश गुनगुने पानी या तेल से होनी चाहिए। हमें इसका प्रयोग करते समय हमें चश्मे या हल्के कपड़ों को पहनना चाहिए। क्लियर? ये हो गया कैसे करें। कब करना चाहिए, सुबह इस समय करना चाहिए। प्रारंभ में से 10 मिनट से प्रारंभ करें, बाद में से अंत तक धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 30 मिनट तक ले जाएं। क्लियर? तो ये आपका हो गया कैसे करें। लाभ क्या है, कैल्शियम का बड़ा स्रोत है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा रक्तचाप को यह सामान्य रखता है, हृदय संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है, गठिया जैसे रोगों को उपचार करता है। उसके बाद हो जाएगा आपका सुबह के समय सूर्य स्नान करने से आपको क्या है, विटामिन डी तो बढ़ता ही है, विटामिन डी के साथ साथ हमारा वजन भी संतुलित रहता है। इस दौरान मालिश करने से शरीर में स्फूर्ति आती है और हम कैसा महसूस करते हैं, ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुनगुनी धूप पर त्वचा पड़ती है तो इससे उक्त रक्त हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो हमें जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए, आपकी संवाद करनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं के सिने में रूप से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि उनका जो थकान रहती है वह कम होगी, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। क्लियर? क्या सावधानियां रखना चाहिए, मौसम ज़्यादा गर्म है तो नहीं करें, सुबह उठकर जल्दी करें। सूर्य के सामने ना बैठें और चक्कर महसूस कर हो रहे हैं तो उस समय ना करें। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के यह प्रक्रियाएं ना करें। यदि आपको एलर्जी संबंधी बीमारियां हैं तो यह ना करें। इस प्रकार आपका ये टॉपिक हो गया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा योग मुद्राएं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बने रहिएगा फास्ट IAS एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो।